नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन और आज देखेंगे सेट नंबर 10। इस सीरीज के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी क्लासेज आपका चल रहा है अभी वह सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे तो हम बात करें एसएससी के किसी भी एग्जाम का, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम का, हर एग्जाम के लिए यह जो सीरीज आपका चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 10 क्लास में जो है हम लोग रेलवे के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को उठाए थे और सारे नए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए गए हैं। अब आगे जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी हर टाइप का क्वेश्चन जो है वह आपके सामने हम रखेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी क्लासेज अभी चल रही है उसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाता है क्लास के जस्ट बाद, जो कि आपको मिलेगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मैथ में कमजोर है, अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैथ के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से जो है वह बैच आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा क्या है। बोला यह है कि डी का मान ज्ञात कीजिए जिससे यह जो नंबर है वह किसके बराबर आ जाए, ट्रिपल डी के बराबर आ जाए। और यह जो ट्रिपल डी हो वह किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य। कहने का मतलब है कि इसका जो डिफरेंस है ना वह इतना है और यह जो नंबर है वह कितना से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहली चीज आपको यह सोचना है कि हम डी के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि घटाने के बाद डी के ही बराबर आ जाए। घटाने के बाद यहाँ भी डी आए, यहाँ भी डी आए, यहाँ भी डी आए, मतलब डी के स्थान पर हमें एक ऐसा नंबर लेना है। तो हम ऑप्शन से लेकर के देखते हैं। डी के स्थान पर 6 रख के देखिए, तो डी के स्थान पर अगर यहाँ पे 6 रखते हैं तो देखिए 6 में से 6 घटाइएगा, क्या मिलेगा, 0। जबकि आपको क्या मिलना चाहिए था, 6 ही मिलना चाहिए था। तो आंसर हमारा विकल्प ए नहीं बनेगा। विकल्प बी को रख के देखिए, तो विकल्प बी में क्या है, डी का मान 8। तो डी के जगह आपको लेना है 8। अब जहां भी डी है यहाँ 8 लिए हैं तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। घटा के देख लीजिए, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो अगले में से हासिल 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, ठीक है। अब बचा हमारे पास 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 11, 11 में से देख लीजिए 3 माइनस करेंगे 8। कहने का मतलब यह है कि यह जो वैल्यू आया यहाँ पे डी के स्थान पर 8 रखने पर एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ है। और यहाँ जो वैल्यू आया है वो 8 से डिविजिबल भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही विकल्प बी हो जाएगा। क्या सोचना था हमें यह सोचना था कि डी के स्थान पर हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिससे इस दोनों का डिफरेंस जो है वह ट्रिपल डी के बराबर आए और साथ ही साथ वह कितना से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे, कितना है, 1216। इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें से हमें घटाना था 32D, ठीक है। और घटाने के बाद यहाँ जो आना चाहिए ना, यहाँ जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वह डी के बराबर। तो डी के स्थान पर हम ऐसा कौन सा मान रखें, तो डी के स्थान पर बाई ऑप्शन अगर आप 8 रखते हैं तो यहाँ डी के स्थान पर 8 लिए हैं तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 8। इधर भी क्या आना चाहिए, 8, और इधर भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, चूंकि सब डी का मान है। क्या ऐसा हो रहा है, तो देख लीजिए 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 बच गया, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, फिर बच गया इधर पूरा 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, और घटाने पर जो मान आया वह 888 आया, जो कि 8 से डिविजिबल है। यही तो हमें यहाँ पे बताना था। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। बोला है 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल लिया गया, 10 लीटर पानी इसमें डाला गया और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को कितना बार किया गया है, 3 बार किया गया है। और पूछा है कि अंत में पानी और दूध का अनुपात बताइए। यानी पहले आपको वाटर बताना है और फिर आपको बताना है मिल्क का रेशियो। देखिएगा यहाँ पे 50 लीटर शुद्ध दूध है, इससे क्या हुआ है, 10 लीटर दूध निकाला गया। तो आप सोचिए कि 50 लीटर में से शुद्ध दूध कितना है, 50, इसमें से अगर 10 लीटर निकाल लेंगे तो अब कितना दूध बचेगा, अब दूध का मात्रा बचेगा 40 लीटर। यानी इस प्रक्रिया को अगर एक बार किया जाए, तो अगर पहले वाला मात्रा 50 लीटर है, शुद्ध दूध का मात्रा 50 लीटर है, तो इसमें अब मात्र 40 लीटर आपका दूध बचेगा। और अगर इसी प्रक्रिया को 3 बार किया जाएगा तो दूध का शेष मात्रा कितना, तो पावर 3। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो है वह किसकी मात्रा को दर्शाएगा, दूध की मात्रा को, और नीचे वाला कुल मिश्रण की मात्रा को।
अब यहाँ 0 है, 0 से 0 काटिए, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और नीचे में 5 है, 5 का क्यूब कितना 125। 125 किसको दर्शाएगा, टोटल मात्रा, और यह शेष दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा कितना है 64, कुल कितना में 125 में। हमें बताना है पानी और दूध का अनुपात। तो आप बताइए कि पानी कितना हो जाएगा, तो दूध का मात्रा तो 64 है, कुल कितना में 125 में। तो 125 में से 64 लीटर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 61। तो पानी का मात्रा 61 और दूध का मात्रा कितना 64। देखिए 50 लीटर में कितना दूध आपका बचता है 40 लीटर, शेष क्या होगा इसमें पानी होगा। तो जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाएगा तो 4 लीटर आपका, यहाँ पे देख लीजिए 4 लीटर आपका दूध बचता है 5 लीटर के मिश्रण में। तो जब इस प्रक्रिया को 3 बार किया जाएगा तो दूध कितना बचेगा आपके पास 64, कुल कितना में 125। तो 125 लीटर में अगर 64 लीटर दूध है तो शेष पानी होगा, क्योंकि बार बार पानी मिलाया गया है। तो 125 में से 64 घटाइए, आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। बोला है कि 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति के छाया की लंबाई 2 मीटर है। तो हमें बताना है कि उसी समय एक लैंप पोस्ट के छाया की लंबाई 6.4 मीटर, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है कि 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति, एक एक नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए इतना मीटर लंबा व्यक्ति के छाया का लंबाई कितना है, छाया का लंबाई है 2 मीटर, ठीक है। जब व्यक्ति का लंबाई इतना मीटर तो उसकी छाया का लंबाई इतना मीटर। अब गौर से एक बात समझिएगा, ऊपर में आप वस्तु का लंबाई, नीचे में छाया का लंबाई। ऊपर में क्या लिखे हैं वस्तु का लंबाई, नीचे में छाया का लंबाई। अब क्या बोला है, उसी समय एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4। तो छाया की लंबाई कहाँ रखिएगा आप, नीचे रखिएगा 6.4। हमें क्या बताना है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी, इसको हम मान लेते हैं x। रिपीट कर रहे हैं अपनी बातों को, जरा ध्यान से समझिएगा। एक एक नियम से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, और यह एक एक नियम का सबसे सिंपल तरीका है। बोला क्या है कि जब इतना मीटर लंबा व्यक्ति है तो छाया का लंबाई 2 मीटर। 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर, यानी अगर कोई वस्तु इतना मीटर का है तो छाया इतना होगा, वस्तु बट्टा छाया। तो आगे बोला है कि भाई अगर छाया का लंबाई 6.4 है तो उस वस्तु का लंबाई, चूंकि बोला है यहाँ पे कि लैंप पोस्ट के छाया की लंबाई इतना, तो वस्तु का लंबाई कितना, वस्तु बट्टा छाया। यहाँ भी वस्तु बट्टा क्या लिखेंगे, छाया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इधर छाया बट्टा वस्तु, तो इधर भी छाया बट्टा क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। गौर से देखिएगा, 2 से अगर हम काट ले इसको, कितना बार में कटेगा, 32 गुना 64, 3.2 बार में। एक्स का वैल्यू निकालिए 1.75, भाग में इधर आएगा तो गुना में 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। यह वैल्यू किसका होगा, x का होगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर पॉइंट हम हटा दे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, बट्टा में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, बट्टा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जरा काटिए आप। अगर हम 25 से काटे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 25 सते 175 होगा। 4 से काटेंगे तो 4 अठे 32, ऊपर में 7 गुने 8 56, 56 में 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5.6। 56 में 10 से भाग करना, 1 अंक के बाद दशमलव, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5.6। x क्या माने थे, लैंप पोस्ट का लंबाई, लैंप पोस्ट का ऊंचाई, जो कि आपका 5.6 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़िए, एक टावर के शीर्ष से एक चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बोला है कि एक टावर के शीर्ष से, तो यह हो गया आपका टावर, यह क्या है, यह है आपका टावर। बोला क्या है इस क्वेश्चन में कि एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण। अच्छा देख लीजिए, इसके पैरेलल में बिल्कुल क्या है, एक चिमनी है, और चिमनी के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब चिमनी का ऊंचाई जो है वह ज्यादा होगा। फिर से हम इस बात को समझा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक टावर के शीर्ष से एक चिमनी, यह क्या है, यह आपका चिमनी है, ध्यान रखिएगा। यह ऊंचाई किसका है, यह ऊंचाई आपका चिमनी का है। आप बोलोगे सर यह बात आपको कैसे पता चला कि टावर छोटा है और चिमनी बड़ा है। तो बोला यह है कि टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण हमेशा तब बनता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। जैसे अगर आप नीचे हैं, सड़क पे हैं, और टावर के शीर्ष को देखिएगा तो उन्नयन कोण। आप नीचे है और छत पे देखिएगा तो उन्नयन कोण, लेकिन छत पर से अगर नीचे देखा जाएगा तो अवनमन कोण, टावर से अगर नीचे देखा जाएगा तो अवनमन कोण। तो यहाँ बोला है कि इसके शीर्ष से चिमनी के शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब चिमनी का शीर्ष जो होगा वो इसके शीर्ष से क्या होगा, ऊंचा होगा।
हम यहाँ पे क्या किए, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिए। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन खींचे है तो इसका माप और इसका माप आपका इक्वल होगा। और इधर जो आप देख पा रहे हैं, इसका माप और इसका माप भी क्या होगा, इस दोनों का माप भी आपस में इक्वल होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी और इसको जो है मिला दिए। यहाँ पे किसको मिलाए हैं, चिमनी के शीर्ष को इसके शीर्ष के साथ। और यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे कोण आपका 30 डिग्री का बन रहा है। उन्नयन कोण 30 डिग्री, अच्छा 30 नहीं, कितना बोला है क्वेश्चन में, बोला है उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो हमेशा कोण यहीं पे बनाइएगा आप, 60 डिग्री। ठीक है, आगे अब बोला है कि टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद यानी फुट को देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री। इसका मतलब है कि इसके शीर्ष से इसके टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद को देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है, यहां से यहां देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। तो चाहे उन्नयन बोले अवनमन बोले, एंगल आप यहीं पे बनाइएगा, इसी पॉइंट पे बनाइएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि टावर की ऊंचाई 40, ये जो टावर देख रहे हैं ना, इसका ऊंचाई कितना है, यह आपका 40 मीटर है। कितना मीटर, 40 मीटर है। ठीक है, टावर का ऊंचाई आपका इस क्वेश्चन में दे रखा है 40 मीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि चिमनी की ऊंचाई क्या होगी। सिर्फ एक बात आप समझिएगा यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चलिएगा तो सिर्फ इतना आपको समझना है। होता क्या है देखिएगा, समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है आपका, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो या पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। अब एक कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी का जो दो कोण बचा उसका योग आपका 90। तो अगर यहाँ 60 है तो यह 30 होगा, यह 30 है तो यह 60 होगा, यह 45 है तो यह भी 45 होगा। और तीन ही एंगल तो आपको मिलता है 60 45, 60 45 और 30। तो अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60, यहाँ 60 तो यहाँ 30, यहाँ 45 तो यहाँ भी क्या होगा, 45 होगा। अब एक बात सिर्फ आपको समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप मान लीजिए XYZ कुछ भी है, तो उसके मदद से 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें सिर्फ √3 से गुणा कर लीजिए। क्या करके, √3 से गुणा करके। अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप x है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप √3 × x हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। बड़का है ना तो √3 गुना हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप x है, तब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा भाई, बड़का छोटका से बड़का में जाने के लिए √3 से गुना किए हैं, तो बड़का से छोटका में आने के लिए क्या करेंगे, √3 से भाग। सिर्फ इतना बात आप याद रखिए, अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप आपको पता है तो सिर्फ उसमें √3 से गुना करिएगा तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप निकल जाएगा। और त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पता है, उसमें √3 से भाग करिएगा। इस यूनिट को आप ध्यान रखिएगा, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप निकल जाएगा। तो हमारे पास देख लीजिए इस वाले ट्रायंगल में क्या है, यहाँ एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। जहाँ लंब हो रहा है वहीं पे एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ तो आपका फिक्स हो गया 90 डिग्री। अब यह 30 है तो यह कितना होगा, 60 होगा। यह तो अंडरस्टूड है ना, यह दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप यही है ना, 30 के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा, यह अगर 40 है तो फिर बताइए कि 60 डिग्री के सामने यानी इस भुजा का माप कितना हो जाएगा, 40 √3, √3 गुना ही तो होगा 30 के सामने वाला, इसके सामने वाला साइड का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप। तो यह अगर 40 √3 है तो यह भी कितना होगा, यह भी आपका 40 √3 हो जाएगा। तो इसका माप 40 √3 हो गया। अब चलिए इसका माप कितना हो गया, इसका माप आपका 40 √3 हो गया। अब इस ट्रायंगल में चलिए, यहाँ 60 है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण होगा, यहाँ 30 डिग्री का कोण होगा। हम इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसके सामने वाली भुजा का माप पता है, 30 के सामने वाली भुजा का माप है 40 √3, तो 60 के सामने वाली भुजा का माप इसका √3 गुना, तो 40 √3 में √3 से गुना करिएगा, √3 गुना √3 3, 3 गुना 40 120, यानी इसका माप हो गया 120। यहाँ से यहाँ तक 120, और यह वाला तो पहले से 40 था, तो 120 + 40 कितना हो जाएगा, 160। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। 120 + 40 कितना, 160। आगे चलिए अगला सवाल देखिए, बोला है ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता बताइए। आपको एक चीज अच्छे से पता होगा कि जब हम बात करते हैं ताश के कुल 52, एक गड्डी में कुल मिला के कितना पत्ती होता है, 52 पत्ती होता है। और यह जो 52 पत्ती होता है ना, इसमें से आधा जो होता है वह काले रंग का होता है, यानी 26 काले रंग का होता है और 26 जो होता है वह लाल रंग का होता है। ठीक है,
आधा क्या होता है, आधा आपका काला रंग का होता है और आधा आपका क्या होता है, लाल रंग का होता है। अब जो काला रंग वाला पत्ती होता है वह भी दो टाइप का होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग चीरी, चीरी भी आपका क्या होगा, काले रंग का होगा, और हुकुम भी आपका जो है वह काले रंग का होगा। ठीक है, साथ ही साथ लाल रंग का जो पत्ती होगा वह भी दो टाइप का, एक को बोलते हैं हम लोग पान और दूसरा को क्या बोलते हैं, ईंट। ताश के पत्ती का जो है यह सब नाम है, चीरी है, हुकुम है, पान है, ईंट है। यह सब जो है वह कितना कितना होगा, काला रंग का जो पत्ती है वह टोटल कितना होता है 26, जब दो भाग में बांटे हैं तो 26। और लाल रंग वाला पत्ती भी कितना होता है, टोटल ये आपका 26 होता है। लाल रंग वाला पत्ती दो टाइप का, पान और ईंट, और काला रंग वाला पत्ती भी दो टाइप का, चीरी और हुकुम। अब इसमें से प्रत्येक जो है 13-13 होता है, जैसे चीरी भी 13 होगा, हुकुम भी 13 होगा, पान भी 13 होगा और ईंट भी क्या होगा, 13 होगा। अब इस 13 में से क्या क्या होता है देखिएगा, 13 में से जो है जो टाइप है इसका, इन 13 में से एक तो हो जाएगा आपका गुलाम, जिसको जैक बोलते हैं। उसके बाद एक पत्ती का नाम है बेगम, इसको थोड़ा समझ लीजिए। और तीसरी पत्ती का नाम है बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, और इसके अलावा यह कितना पत्ती हो गया, 3 पत्ती, और इसके अलावा बाकी 1 से लेकर के 10 तक अंकित 10 पत्ती, 1 से लेकर के 10 नंबर का 10 पत्ती, बाकी का 3 पत्ती होता है जिसको गुलाम, बेगम, बादशाह बोलते हैं, जिसके ऊपर फिगर छपा हुआ रहता है। गुलाम का फिगर, बेगम का यानी क्वीन का, और बादशाह यानी किंग का फिगर आपको छपा हुआ मिलेगा। एक को हम लोग एक्का भी बोलते हैं, यहाँ एक के बजाय ए भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक पत्ती की अगर हम बात करें तो उसमें क्या मिलेगा, हमें गुलाम, बेगम, बादशाह मिलेगा। चीरी में भी गुलाम, बेगम, बादशाह मिलेगा। हुकुम में भी गुलाम, बेगम, बादशाह मिलेगा। पान में भी गुलाम, बेगम, बादशाह मिलेगा। ईंट में भी गुलाम, बेगम, बादशाह मिलेगा। यानी चारों ही टाइप के पत्ती में जो है गुलाम, बेगम, बादशाह मिलेगा। और इसके अलावा 1 से लेकर के 10 तक का अंक। इसमें एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को एक्का बोलते हैं, इसको कभी कभी ए से भी डिनोट किया जाता है, तो एक रहे ए रहे एक ही बात है। ठीक है, तो यह जो है आप देख पा रहे हैं 13 टाइप का पत्ती, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रायिकता पे, प्रोबेबिलिटी पे। किसी भी चीज का, पहला बात कि किसी भी चीज का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी प्रायिकता जो होगा उसका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर, नेगेटिव भी नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा, जब भी आपको प्रायिकता निकालना होगा किसी भी चीज का, प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इसको बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यह होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अनुकूल परिणाम, और बट्टा में क्या करेंगे हम, बट्टा में लिखते हैं कुल परिणाम। बहुत इजी सा टॉपिक है, अनुकूल बट्टा कुल परिणाम। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में अनुकूल परिणाम क्या होगा, तो बोला है ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता बताइए। पूरे गड्डी में से ना, तो पूरा गड्डी में कुल परिणाम कितना हो जाएगा 52, और एक पत्ती निकाला गया है, और वह पत्ती क्या होना चाहिए, फेस कार्ड, यानी अनुकूल परिणाम जो है वह फेस कार्ड हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, वही अनुकूल परिणाम, तो फेस कार्ड चाहिए। और फेस कार्ड किसको बोलते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह को। इसके ऊपर फिगर छपा रहता है गुलाम का, बेगम का, बादशाह का। तो एक में अगर हम एक टाइप का बात करें तो इसमें 3, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी टोटल फेस कार्ड कितना मिलेगा 52 में 12। तो अनुकूल परिणाम हो गया 12, कुल परिणाम 52। 12 बट्टा 52 करिए, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 13 चौके 52, यानी 3 बट्टा 13, यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर। 3 बट्टा 13 विकल्प डी जो है वह आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टा क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम लिखेंगे। आगे चलिए, यहां बोला है काले रंग के राजा और रानी को 52 ताश के पत्ती से निकाल लिया जाता है। किसको निकाल लिया गया है, काले रंग के राजा और रानी को। तो काला रंग कहाँ मिलेगा, काला रंग देख लीजिए चीरी में भी मिलेगा और हुकुम में भी मिलेगा। काला रंग कहाँ मिलेगा, चीरी में भी मिलेगा और हुकुम में भी मिलेगा। और राजा रानी को हटा लिया गया है, यानी 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कुल कितना हटाया गया है, 4 हटाया गया है। ठीक है, कुल कितना हटाया गया है, 4 हटाया गया है। तो आप बताइए इसमें कि कुल परिणाम कितना बचा आपका, कुल परिणाम तो 52 होगा, क्योंकि 4 पत्ती को तो हटा ही लिया गया है। तो 4 पत्ती को हटा लिया गया, अब जो है 4 पत्ती को आपका हटा लिया गया 52 में से, तो अब कुल परिणाम तो 48 ही होगा ना, बटा अनुकूल परिणाम। अब बोला है कि काले रंग के राजा रानी को पहले हटा लिया, तो 52 में से काला रंग का राजा रानी कितना होगा, काला रंग का राजा रानी
एक में 2 होता है, तो 2 टाइप का जो कार्ड होता है वो काले रंग का होता है। तो कुल 4 कार्ड आपका हटा लिया गया, मतलब अब आपके पास सिर्फ 48, यानी अनुकूल कुल परिणाम आपके पास क्या है 48। अब बोला है पत्तों की एक गड्डी निकाला, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से निकाला जाता है, शेष को अच्छी तरह से फेंटा गया। अब इस कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, अब सिर्फ एक निकाला गया है, इसके हुकुम कार्ड होने के प्रायिकता बताइए, हुकुम का कार्ड बताइए। तो हुकुम का टोटल कार्ड कितना होता है, हुकुम का टोटल कार्ड 13 होता है। और ये जो 52 में से 4 निकाला गया है, 52 में से जो 4 निकाला गया है, ये जो 13 देख रहे हैं हुकुम का कार्ड, इसमें से भी तो 2 निकला होगा, क्योंकि काले रंग का राजा रानी निकाला गया है और हुकुम काले रंग का ही होता है, यानी इसमें से भी 2 निकल गया। तो इसमें सिर्फ कितना है हमारे पास, अब सिर्फ 11, यानी हुकुम का कार्ड हमारे पास क्या है 11 कार्ड है। तो इस 11 में से ही है ना, यह 11 ही हमारा अनुकूल परिणाम है, कुल कितना में 48 में। तो 11/48 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। रिपीट करें अपनी बातों को, जरा ध्यान से समझिएगा। 52 पत्ती में से कितना निकाल लिया गया, बोला है काले रंग का राजा रानी, तो काले रंग के राजा रानी का संख्या कितना 4, यानी अब कुल परिणाम आपके पास कितना है 48। अच्छा, निकाला किसको गया है, निकाला गया है काले रंग के राजा रानी को। तो काला रंग किसका होता है, काला रंग देख लीजिए चीरी का होता है और हुकुम का होता है। तो चीरी का होता है, हुकुम का होता है, यानी चीरी में से भी 2 निकल गया होगा और हुकुम में से भी 2 निकल गया होगा। अब बोला है कि हमें क्या पता करना है, हुकुम कार्ड, तो हुकुम में से तो 2 निकल गया, तो हुकुम का कार्ड आपके पास कितना बच रहा है 11। तो अनुकूल परिणाम 11, कुल परिणाम 48, 11/48 इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़िए, यहां बोला है कि यदि 2 - 2 5 2 एक वर्ग के 2 लगातार शीर्ष है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। जैसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम वर्ग बना लिए, ठीक है, यह हमारा एक वर्ग हो गया। वर्ग का पता है आपको, चारों भुजा बराबर, 2 लगातार शीर्ष, हम इस दोनों को ले लेते हैं लगातार, इस दोनों को ले सकते हैं, इस दोनों को ले सकते हैं, कोई 2 को लीजिए। अब बोला है कि इसका जो शीर्ष है उसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है, यह 2, -2 है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है 5 और 2 है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप। तो इसके बीच का दूरी हमें निकालना है, इस दोनों शीर्ष के बीच का दूरी हमें निकालना है, मतलब हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो इस दोनों के बीच का दूरी यानी डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1। तो पहला जो है आपका क्या कहलाता है x1 y1, पहला आपका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 y1 बोलते हैं, और यह x2 y2 होता है, ठीक है। तो x2 - x1, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस y2 - y1, तो 2 में से माइनस करेंगे -2, 2 - -2 यानी 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। y2 में से y1 माइनस करेंगे, तो 2 में से माइनस करेंगे -2, कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस यानी कि 4, और इसका तो स्क्वायर करना है 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा कि साइन के बदले में, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री, तो क्या इसके बदले में कोई दूसरा हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। हमारे पास 5 और रेशियो है बचा हुआ साइन को छोड़ करके, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। तो साइन के बदले जब भी हम लिखेंगे ना तो कॉस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। और साइन के बदले जब कॉस लिखिएगा उस समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका जो एंगल होगा ना उसको 90 में से घटा के लिखिएगा। तो 90 - 40 कितना हो जाएगा 50। तो साइन के बदले अगर कभी जरूरत हो तो कॉस लिखिए, कॉस के बदले साइन लिखिए, टैन के बदले कॉट लिखिए, कॉट के बदले टैन लिखिए, सेक के बदले कॉसेक लिखिए, कॉसेक के बदले सेक लिखिए। इसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग, यानी साइन के बदले कॉस, टैन के बदले कॉस और सेक के बदले कॉसेक, कॉसेक के बदले सेक, कॉट के बदले टैन और कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि इसके एंगल का सम 90 होना चाहिए, बराबर नहीं, एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको आप छोड़ दीजिए सेक को, कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं सर, इसके लिए हम लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉट है ना,
तो कॉट के लिए हम लिख सकते हैं, कॉट किस में इंटरचेंज करेगा, टैन में, तो हम लिख सकते हैं टैन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एंगल 31 है तो 90 माइनस 31 यानी कितना होगा 59। यह भी घटाना नहीं पड़ेगा, इधर जो एंगल होगा जनरली यही वाला एंगल आपका दे देगा। तो कॉट 31 के लिए हम टैन 59 लिख सकते हैं। कॉट टैन में ही तो इंटरचेंज करेगा, और इंटरचेंजिंग के दौरान क्या होगा, एंगल बराबर, आप इसका मान निकालिए इसका मान निकालिए, एक ही आएगा। क्लियर, आगे चलिए और यहाँ पे देख लीजिए, y को छोड़ दीजिए, इस टैन को छोड़ दीजिए, इस टैन को इंटरचेंज करिए, इस टैन को इंटरचेंज करके बताइए क्या होगा। सर अगर आप इसको भी इंटरचेंज करते हैं तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, टैन है ना, तो टैन के जगह लिखिएगा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 34 है तो 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा 56 डिग्री। अब यहाँ पे चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे का मान 1 हो गया, 1 में 6 से गुना करेंगे, इस पार्ट का मान आपका 6 हो गया, प्लस 2/3 गुने साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है यानी प्लस 2/3। क्लियर, चलिए आगे चलिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, टैन थीटा गुना कॉट थीटा, टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टैन गुना कॉट करिएगा मान 1 हो जाएगा, तो इस दोनों का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, y गुना में है तो 3y हो जाएगा, और बराबर इधर क्या है आपका y/3 है। कैलकुलेट करिए, क्षेत्र का 18 2 20/3 इधर हो जाएगा, इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो बराबर इधर आपका y/3 में हम किसको ऐड कर लेंगे, माइनस का 3y है, इधर आएगा तो प्लस का 3y। सोल्व करिए, 3 3 9 और 1 10/y, क्या होगा 10/10y/3, यही तो होगा। यहाँ देखिए 3 3 9, 9y में y जोड़ेंगे 10y/3, और इधर है 20/3, यह दोनों आपस में बराबर है। नीचे यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कैंसिल, 10 से काटेंगे 10 दूना 20, इधर 2 इधर y का मान ही पूछा था, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका 2 हो जाएगा। सिर्फ 1-2 बातों को आपको समझना है, मेन था यहाँ इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आसानी से टैन और कॉट अगर गुना में है तो टैन गुना कॉट क्या होता है 1 होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है। आगे देखिए, यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी का मान हमें बताना है, क्या बताना है, कॉस ए प्लस बी का मान। तो आपको हम बता दें कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस वाला में यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। और यही कॉस ए माइनस बी का मान निकालना होता तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस साइन ए इंटू साइन बी कर लेते, यानी एक बार ए और बी दोनों के साथ कॉस रहेगा और एक बार ए और बी दोनों के साथ साइन रहेगा बाद में। चूंकि कॉस का निकालना है तो कॉस वाला पहले और साइन वाला बाद में, और बीच में यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और माइनस रहने पर प्लस करना होता है। आगे अब कॉस ए कॉस बी का मान कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में देखिए टैन ए का मान 3/4, टैन ए, तो जब ए और बी दोनों देना तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है टैन ए यानी ट्रायंगल ए, 2 ट्रायंगल का बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल का या ट्रायंगल के अलग अलग एंगल की बात हो रही है, तो हम इसको कुछ ऐसे कर लेंगे, इसको ट्रायंगल ए मान लिए, और टैन ए का मान 3/4 है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब 3 आधार 4, इसका मतलब कर्ण क्या हो जाएगा 5, भाई 3 4 5 का तो ट्रिपलेट बनता है ए में। और दूसरा अगर हम बात करें ट्रायंगल बी के लिए, अलग अलग ले लेते ज़्यादा आसान हो जाएगा, टैन बी का मान 5/12, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब 5 आधार 12, तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जहां भी ए लगा होगा ना वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां भी ए लगा होगा वहां पे हम यहां से मान लेंगे, और जहां बी लगा होगा वहां पे हम यहां से मान लेंगे। तो अब देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास है कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना होगा, अब ए है तो इस यहां से लीजिए मान आप, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कॉस ए की जगह हम रखेंगे 4/5, गुना है तो गुना, कॉस बी, बी है ना तो यहां से मान रखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो 12/13। आगे चलिए माइनस है तो माइनस, यहाँ है साइन ए, तो ए वाले ट्रायंगल से साइन ए का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 3/5, तो साइन ए का मान 3/5 हो जाएगा, इंटू साइन बी, साइन बी बी है ना यहाँ पे, तो इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 5/13, लेकिन आपका मान जो आएगा वह किस ट्रायंगल से आएगा, इस वाले ट्रायंगल से। कैलकुलेट करिए, 5 गुना 13, 5 गुना 13 कितना हो जाएगा, 5 गुना 13 65, तो नीचे में 65 आया, यहाँ भी 65 यहाँ भी 65, तो ऊपर वाला घटेगा, तो 12 चौके 48 और 5 दिया 15, 48 में से 15 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 33, तो 33/65, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, विकल्प ए।
फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर आपसे हम यह कहे कि आप हमें बता दो कि कॉस ए माइनस बी का मान क्या होता है, तो कॉस ए माइनस बी का मान आपका हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। और सिर्फ इसके बीच में प्लस कर देना है, माइनस रहने पर प्लस कर देना है। और अब क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूला को हम याद कराए होंगे आपको, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा वीडियो है उसमें, है ना, इस तरीके से याद कराया गया है कि हर फॉर्मूला, इस टाइप का जो भी फॉर्मूला है वो आपके जेहन में हमेशा के लिए बस जाएगा और कभी एरर नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए, cot टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 3 है, तो cosec टू द पावर 4 इसका भी मान क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी मान क्या होगा, 3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा। 3 फॉर्मूला जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक तो होता है सेक, जिसका सबका नेचर एक जैसा है। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सबको पता है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में किसी को कुछ पता हो ना हो, आप उसे पूछ के देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वो फटाक से जवाब देगा कि 1। अब इसे क्या निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस है ना, उधर ले जाइए कॉस स्क्वायर को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो और फॉर्मूला इससे बन जाता है। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इंपॉर्टेंट। और तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस तीनों पे आधारित क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें आइए देखिए क्या है, कॉस का कॉट के साथ और सेक का टेन के साथ रिलेशन बनता है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कॉसेक टू दी पावर 4, तो कॉसेक टू दी पावर 4 है और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों में से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 बार है, 2 बार बाहर निकालिए तो 2 बार बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए 1। यही तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो आपका यही हो जाएगा। इसमें से हम क्या किए, इसमें से जो है बस कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिए हैं। अब आगे आप एक बात यहाँ पे बताइए कि क्या कॉसेक को हम कॉट के रूप में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस है ना, उधर ले जाइए प्लस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा यही तो है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस है कॉट, इधर आएगा तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बात और बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर है, इधर लाएंगे 1 को तो माइनस 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 को इधर लाइए माइनस 1 होगा ना जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके जगह क्या लिखेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो है। अब गुना कर लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों जगह है, कॉट स्क्वायर थीटा से 1 में गुना तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट टू दी पावर 4 थीटा। और इसी का मान इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3, यही ना है, कॉट टू दी पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट टू दी पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मान क्या है 3, जो कि इसको सिंप्लीफाई करने पर आया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर इतना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर इतना आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका 2 फॉर्म में देता है, कॉट के रूप में देगा, कॉसेक के रूप में पूछेगा, कॉसेक के रूप में देगा, कॉट के रूप में पूछेगा, या सेक के रूप में देगा तो टैन के रूप में पूछेगा, और टैन के रूप में देगा तो सेक के रूप में पूछेगा। इन सब केस में क्या होगा, जो इसका वैल्यू दे रखा होगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला देख लीजिए, बोला 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार। दहाई के स्थान पर 2 जो है 20 बार आता है। अगर आप 1 से 100 तक की गिनती करिएगा ना, तो इकाई के स्थान पर 2 10 बार आएगा, और दहाई के स्थान पर 2 10 बार आएगा, यानी कुल मिला के 2 कितनी बार आता है, कुल मिला के 20 बार। दहाई स्थान पर कितनी बार, दहाई स्थान पर 10 बार, और इकाई स्थान पर कितनी बार, इकाई स्थान पर 2 आता है 10 बार, कुल मिला के 2 कितनी बार, कुल मिलाकर के 20 बार। जैसे अगर हम बात करें कि दहाई के स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर 2 कहाँ मिलेगा, 20 में, देख लीजिए 20 में मिलेगा,
इकाई के स्थान पर यहाँ होगा, दहाई के स्थान पर यहाँ वाला ना। तो 20 में, 21 में, 22 में, ठीक है। तो अगर हम 1 से 100 तक की बात करें, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 है, 27 है, 28 है और 29 है। इन सब में दो कहाँ मिलता है? दहाई के स्थान पर। देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार मिलता है। इकाई के स्थान पर दो कहाँ कितनी बार मिलेगा? तो इकाई के स्थान पर दो मिलता है 2 में, उसके बाद 12 में, फिर 22 में, इकाई के स्थान पर, फिर 22 के बाद फिर 32 में, फिर आपका 42 में, फिर आपका 52 में, फिर 62 में, फिर 72 में, फिर 82 में और फिर 92 में। कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो 10 बार इकाई स्थान पर, 10 बार दहाई स्थान पर, यानी दो कुल मिलाकर के कितनी बार? 20 बार। इकाई स्थान पर कितनी बार? 10 बार। दहाई स्थान पर कितनी बार? 10 बार। 1 से 100 तक की गिनती में 7 जो है कुल कितनी बार आता है? 20 बार। 10 बार इकाई स्थान पर, 10 बार दहाई स्थान पर। इकाई स्थान पर कितनी बार? 10 बार। दहाई स्थान पर कितनी बार? 10 बार। कोई भी अंक पूछे इसी तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, इसका माध्यिका वर्ग हमें बताना है, मीडियन क्लास बताना है। क्या बताना है? माध्यिका वर्ग, यानी कि मीडियन क्लास हमें बताना है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ पे CI दे रखा है। CI का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल, ठीक है। और F फॉर होता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। अब हम क्या करेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, हिंदी में इसको बोलते हैं। कैसे निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? सभी नंबर को आपस में जोड़ते हुए चलिए। आइए, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ना, सबको जोड़िए। सबसे पहले 12 को छोड़ दीजिए। अब 12 को 15 में जोड़ लीजिए 27। 27 में 13 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 40। और 40 में 10 जोड़िए, कितना होगा? 50। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? यहाँ वैसे ही रहेगा। अब अगला अंक, अगला जो फ्रीक्वेंसी है जोड़ते जाइए। पहले 12, 12 में 15 जोड़ेंगे 27, 27 में 13 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। अब आप इसको निकाल लिए। अब n/2 का मान निकालिए। यही क्या होता है? यही आपका होता है n का मान। इसी को हम लोग n से दर्शाते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए n/2 का मान। तो आप बताइए कि n/2 का मान क्या हो जाएगा? सर n का मान अगर 50 है तो n/2 का मान 50/2 यानी कि 25 हो जाएगा। तो आप ढूंढो कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 कहाँ है। 25 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है? तो देख लीजिए, 25 नहीं मिल रहा है। तो 25 से जस्ट बड़ा जो होगा ना, वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही आपका हमें n/2 से जस्ट बड़ा जो होगा वही आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और इसके सामने वाला जो होगा यही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और यह वाला आपका क्लास इंटरवल यानी कि माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो हमें बताना है माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। आंसर हो गया 50 से 100। विकल्प ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और इसको निकालने के बाद n/2 करना है। n/2 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा उसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वही कहलाएगा माध्यिका वर्ग। ये जो वर्ग देख रहे हैं ना, इसमें से हमें माध्यिका वर्ग बताना है तो कौन सा होगा? 50/100। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आगे मिलेगा। इसमें देखिए क्या बताना है, 5 के स्थानीय और अंकित मान का अंतर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन खूब आता है एग्जाम में। क्या है? इसके 5 के स्थानीय और अंकित, स्थान और अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान किसको बोलते हैं? स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू होता है। तो 5 यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 का स्थानीय मान चाहिए तो 5 लिखिए। और 5 के बाद देखिए कितना अंक है? 3 अंक। तो इसके ऊपर 3 0 डाल दीजिए, यही 5 का स्थानीय मान हो गया। और 5 का जातीय मान पूछे या अंकित मान पूछे तो खुद 5 ही होगा। किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है या उसका अंकित मान जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू भी बोलते हैं। वह नंबर होता है। तो यह 5 का स्थानीय मान, यह 5 का अंकित मान, दोनों का अंतर। 5 4 में से 5 माइनस करिए, 4995। विकल्प बी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4995। आगे देख लीजिए, कुछ और बात समझिए। अगर हम आपसे कहे कि 8.9674, इसमें बताइए 4 का स्थानीय मान या 7 का बताइए कि स्थानीय मान क्या होगा। तो चूंकि पॉइंट के बाद है इसलिए 7 का स्थानीय मान हम लिखेंगे 7/1 के ऊपर। देखिए कितने अंक के बाद है दशमलव का? 1 2 3। 7 के ऊपर कितना जीरो? 3 0। यह आपका 7 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? चूंकि 4 दशमलव के बाद है तो 4 के बाद दशमलव के कितने स्थान बाद है? 1 2 3 4। तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा। यह आपका 4 का स्थानीय मान।
ठीक है। और 4 का जातीय मान पूछा जाए, फेस वैल्यू पूछा जाए तो खुद क्या होगा 4। तो पॉइंट वाले नंबर का अगर आपको स्थानीय मान निकालना होगा तो आप देखिएगा कि कितने दशमलव के कितने स्थान बाद है, बट्टा में 1 पर उतना जीरो आपको डाल देना है, उस नंबर के बट्टा में 1 पर उतना जीरो। आगे दिए गए आवृत्ति वितरण की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल दे रखा है ना, तो हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आइए निकाल लेते हैं फटाफट से, अभी जस्ट निकाले थे, एक बार फिर से निकाल लीजिए। देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ 8, अगले को जोड़िए 8 7 15, अगले को जोड़िए 15 9 24, 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 और 11 कितना हो जाएगा 47। यह मान किसका हो गया, यह आपका n का मान हो गया। आप क्या करिए फटाफट से n/2 का मान निकाल लीजिए। n/2 का मान कितना हो जाएगा 47/2, यह इंपॉर्टेंट है। 47 में 2 से भाग करिएगा 23 दशमलव क्या होगा 23.5 हो जाएगा। तो 23.5 यानी इससे जस्ट बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है 24। तो इसी के सामने का डाटा हमें इसमें क्या करना है, इसी के सामने का डाटा हमें लेना है, यही हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक है, अब चलिए हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है माध्यिका यानी कि मीडियन। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं एल यानी कि लोअर लिमिट, इसके बाद n/2 माइनस सी एफ यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बट्टा एफ और गुना हम लोग लिखते हैं एच। इन सब का मतलब बताते हैं। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ देखिए 2 लिमिट है 20 से 30, इसमें लोअर लिमिट क्या है 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल के जगह 20। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। प्लस n/2 का मान कितना निकाले थे आप क्वेश्चन में 23.5 निकाले थे, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेना है, देखिए यहाँ पे अगर इसके सामने का बाकी डाटा ले रहे हैं तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट पहले का लीजिएगा, क्योंकि यह डाटा जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो पहले का तो माइनस क्या करेंगे 15। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि इसको घटाइएगा तो नेगेटिव मान आ जाएगा, तो इसके जस्ट पहले का लेना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी तो इसके सामने का, तो इसके सामने का फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 9 इंटू एच का मतलब होता है इसमें जो डिफरेंस कितना का चल रहा है, क्लास का इंटरवल कितना का 0 से 10, 10 का 10 20 10 का, यहाँ पे लिखेंगे हम 10। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा 23 में से 15 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 8, 8.5। 23.5 में से 15 माइनस करेंगे 8.5 और 8.5 में 10 से गुना करेंगे 85, यानी 20 प्लस क्या हो जाएगा 85/9। जोड़िए इसको 20 नमा 180 में 85 जोड़ेंगे 265, 265/9 यही आपका क्या होगा माध्यिका वर्ग माध्यिका हो जाएगा 265/9। आंसर इस क्वेश्चन का 265/9 हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। यहाँ देखिए बोला है कि कीमत में 20% कमी करने के बाद खरीदार 50 रुपये में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत बताइए। ऐसे सवाल को सोल्व करने का देखिए तरीका क्या होता है। रुपया देख लीजिए कितना है 50 रुपया है, इसमें गुना करिए प्रतिशत से, कितना प्रतिशत बोला है 20%। रुपया में प्रतिशत से गुना करिए और बट्टा में लिखिए जितना अधिक या कम खरीद पाता है। तो बोला है कि 1 दर्जन अधिक खरीद पाता है तो बट्टा में 1 लिखिए, बस इसको सोल्व करिए। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 100 से यह दोनों कट जाएगा। 5 गुने 2 कितना आंसर 10, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी सवाल इस तरह से रहे कि मूल्य में इतना प्रतिशत का वृद्धि या इतने % की कमी होने के कारण एक उपभोक्ता जो है वह इतने रुपए में इतना अधिक वस्तु खरीदता है या इतना कम वस्तु खरीदता है, तो सामान का वर्तमान कीमत बताइए। तरीका है कि जितना रुपया है उसमें गुना करिएगा परसेंटेज से। देखिए रुपया गुने परसेंटेज, जितना रुपया उसमें गुना करना है परसेंटेज वाले वैल्यू से, और बट्टा में लिखना है जितना अधिक या कम खरीदता है। तो 1 दर्जन अधिक खरीदता है बट्टा में 1 लिखे, सोल्व किया, आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। तो यह था आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।